हाय बच्चों। अब आपका नेक्स्ट स्टेप आपके नीट एग्जामिनेशन के बाद है आपकी एमबीबीएस एडमिशन जर्नी, बीडीएस एडमिशन जर्नी, आयुष एडमिशन जर्नी, नर्सिंग या बीवीएससी, जहां भी आप जाना चाहते हैं। तो अब आपको काउंसलिंग किस तरह से हैंडल करनी है, काउंसलिंग में कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, आप जिस कैटेगरी सब कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, मैं आपको इस छोटे से वीडियो में गाइड करने की कोशिश करूंगा। चलिए मैं शुरू करता हूं। विक्की सिंह, आप ये वीडियो देख रहे हैं एसयूपी इंस्टीट्यूट पर। जरूर वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। सबसे पहले अभी आपका नीट एग्जाम रिजल्ट अनाउंस होगा। जब भी वो रिजल्ट अनाउंस हो या शायद हो चुका हो जब इस वीडियो को अगर आप लेट देखें, क्योंकि एनटीए इस बार काफी जल्दी में नजर आ रहा है और उन्होंने बहुत जल्दी ही आंसर की भी रिलीज कर दी है। एंड आई होप आपने अपना जो नीट स्कोर कार्ड है वो आने से पहले ही अपने स्कोर को ऑफिशियल आंसर की से मैच कर लिया होगा, और कहीं ना कहीं आपको एक अंदाजा लग भी चुका होगा कि आप इस बार सेफ जोन में हैं या नहीं। अगर आप सेफ जोन में हैं तो आप काउंसलिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, और काउंसलिंग जब शुरू होगी तो काउंसलिंग 2 स्टेप्स में शुरू होगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे बच्चों। और जो पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं, काउंसलिंग शुरू होने से 2 हफ्ते पहले आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, जो कि आई होप जून एंड या जुलाई में होना चाहिए, अगर सारी चीजें टाइमली चलती हैं तो। वैसे तो काफी चीजें जल्दी चलने की अपेक्षाएं हो रही हैं, पर फिर भी जून एंड जुलाई में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। और अगर आप वहां पास होते हैं, एलिजिबल होते हैं पीडब्ल्यूडी कोटा के लिए, तो फिर आगे आप एज ए पीडब्ल्यूडी काउंसलिंग में यानी एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और अगर आप वहां फेल हो जाते हैं तो फिर आप एज ए नॉर्मल कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आपका स्कोर आपको अलाउ करता है तो। चलिए अब हम बात करें कि 2 स्टेप में आपकी काउंसलिंग होती है। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा और फिर स्टेट कोटा। अब आप कहेंगे भैया ये स्टेट कोटा क्या है, ये ऑल इंडिया कोटा क्या है, और ये दो जगह पर एडमिशन प्रोसेस क्यों चल रहे हैं। बच्चों, कोई मेडिकल कॉलेज किसी स्टेट में है, मान लीजिए दिल्ली में एक मेडिकल कॉलेज है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज या वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। इस कॉलेज के अंदर अगर फॉर एग्जांपल 100 सीट्स हैं, तो इन सीट्स में जो 85% सीट्स हैं वो दिल्ली के बच्चों के लिए रिजर्व हैं, यानी यहां दिल्ली के बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो बची हुई 15% सीट्स हैं वहां ऑल इंडिया से, यानी कि भारत के किसी और राज्य से, जैसे जम्मू कश्मीर से, वेस्ट बंगाल से, मणिपुर से, असम से, मेघालय से, हरियाणा से, राजस्थान से, कहीं से भी, ठीक है, केरला से, कर्नाटका से बच्चा आए और एडमिशन ले सके। तो उन 15% सीटों पर बच्चों को ओपन कैटेगरी में वहां या अपनी अपनी सब कैटेगरी के हिसाब से सीट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो जो 85% कोटा के लिए काउंसलिंग होती है, उन 85 सीटों के लिए होती है। 85% सीटों के लिए जो काउंसलिंग होती है किसी स्टेट में, जो स्टेट के बच्चों का अपना कंपटीशन होता है, तो उसे बोलते हैं हम स्टेट काउंसलिंग। और जो बची हुई 15% सीट है जिन पर ऑल इंडिया से बच्चे क्लेम करते हैं, ठीक है, तो वो हो गई आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग। तो इस हिसाब से हर राज्य के हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, सेंट्रल कॉलेजेस नहीं, जैसे एम्स नहीं, बीएचयू नहीं, जिपमर नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, एसएमसीज, वहां की 15% सीटें जो हैं वो सभी जुड़कर ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं, और ऑल इंडिया से सभी बच्चे इक्वली उन सभी सीटों पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया वो सेंट्रल सीट्स यानी एम्स को क्यों मना किया। एम्स किसी राज्य के अंडर नहीं आते हैं, एम्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंट्रल के अंदर आते हैं। तो वहां की जो 100 की 100 सीटें यानी 100%, अब किसी एम्स में ज्यादा हो सकते हैं, किसी में 50 भी हैं, तो 100% जो सीटें हैं उनकी काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा से ही होती है। चलिए अब बच्चा बोलेगा क्या भैया हम ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं, या एक में ही। बच्चों, आप दोनों में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग शुरू होती है, जिसे हम एमसीसी काउंसलिंग कहते हैं, क्योंकि एमसीसी नामक बॉडी इस काउंसलिंग को कंडक्ट करवाती है, यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी उसका नाम है। जिस प्रकार से एनटीए एक बॉडी है जो आपका नीट एग्जाम कराती है, तो ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। नीट एग्जाम कराना और काउंसलिंग कराना 2 सेपरेट चीजें हैं। यहां पर आपको सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन की फीस पे करनी होगी, जो कि 500 से 1000 रुपीज के बीच में होगी। कैटेगरी सब कैटेगरी के हिसाब से फीस है। फिर आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराना पड़ेगा, और वो सिक्योरिटी अमाउंट 5000 से 10,000 के बीच में होता है। और उसके बाद आप काउंसलिंग में बैठेंगे। वहां पर कॉलेजेस की लिस्ट होगी जहां पर नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल होंगी, सीट मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा, और जिस कॉलेज में, जिस जगह पर, जिस राज्य में आपको जो कॉलेज में अपनी कैटेगरी सब कैटेगरी में सीट्स मिले, और अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसे चुनकर अपनी लिस्ट में भरेंगे। और इस प्रकार आप अपनी लिस्ट में कितने भी मेडिकल कॉलेजेस को भर सकते हैं, जितने भी वहां पर अवेलेबल हो, जहां पर आपकी सीट भी अवेलेबल हो। लेकिन आप सोच समझ के लिस्ट को भरिएगा। कई बच्चे रैंडमली सभी कुछ भर देते हैं और उन्हें लगता है सब कुछ भर देते हैं कुछ तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसी गलती करने वाले बच्चों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और अगर होता है तो कुछ गलत ही प्राप्त हो जाता है। इसके बाद जब आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग के प्रोसेस चल ही रहा होगा, यानी आपकी चॉइस फिलिंग हो रही होगी, उसी दौरान आपके स्टेट्स के, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं,
स्टेट्स की काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी। तो आपको वहां सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना होगा, सेपरेट आपको वहां पर सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होगा। और वहां बेटा हर राज्य की अलग अलग सिक्योरिटी अमाउंट्स हैं, अलग अलग सिक्योरिटी फीस है। कहीं पर सिक्योरिटी फीस 30,000 है, कहीं पर 50,000 है, कहीं पर 10,000 है, कहीं पर 5,000 है, और प्राइवेट के लिए तो कई लाखों में है। तो ये मैं जो बता रहा हूँ आपको गवर्नमेंट सीट्स के लिए बता रहा हूँ, प्राइवेट के लिए सिक्योरिटी अमाउंट ज्यादा ही होता है, ऑल इंडिया में भी ज्यादा ही है। तो मैं उसकी बात नहीं कर सकता क्योंकि वो एक फिक्स अमाउंट नहीं है, स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है। यानी रजिस्ट्रेशन तो आपको दोनों तरफ अलग करना पड़ेगा, सिक्योरिटी अमाउंट भी आपको दोनों तरफ अलग अलग पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के लिए है वो सिक्योरिटी अमाउंट जो कम है, जो मैंने अभी बताया। प्राइवेट के लिए अब जाएंगे तो सिक्योरिटी अमाउंट आपको और ज्यादा यानी लाखों में भरना पड़ता है। ये सिक्योरिटी अमाउंट आपको वापस मिल जाता है बाद में, कुछ समय लगता है, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने का समय लगता है। अभी तक भी वो रिफंड आ रहा है बच्चों का नीट 2025 वाला। तो वो सिक्योरिटी अमाउंट आपका वापस मिल जाता है अगर आप काउंसलिंग में कोई गड़बड़ नहीं करते हैं तो। जैसे कि अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया, आपने जाकर वहां आराम से एडमिशन लिया पीसफुली, आपका सिक्योरिटी अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपने पूरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया लेकिन आपको कोई कॉलेज ही नहीं मिला, नंबर कम थे, तो फिर आपको आपका सिक्योरिटी अमाउंट वापस मिल जाएगा। या आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया लेकिन आपने वहां चॉइस फिलिंग ही नहीं की, एक राउंड में की, वहां नहीं मिला, तो फिर अगले राउंड में आपने चॉइस फिलिंग ही नहीं की, तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिला, उस केस में भी आपका सिक्योरिटी अमाउंट वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आपने चॉइस फिलिंग की, राउंड 1 में तो माफ है, राउंड 1 में वो फ्री एग्जिट बोलते हैं, राउंड 1 माफ होता है। लेकिन राउंड 2 या राउंड 3 में आपको कोई कॉलेज मिल गया लेकिन आपने जाकर वहां एडमिशन नहीं लिया, यानी आपने सीट ब्लॉक कर दी ना, वो सीट किसी और बच्चे को मिल सकती थी, आपको मिली पर आपने जाकर वहां एडमिशन नहीं लिया। अब वो सीट के लिए एक नेक्स्ट राउंड ऑर्गेनाइज होगा और वहां पर जाकर बच्चों को किसी को एडमिशन मिलेगा, तो एक लंबा प्रोसेस हो गया, उस कॉलेज के लिए भी एक हर्डल बढ़ गया। उस केस में आपने गलती की है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वहां फ्री एग्जिट नहीं है। राउंड 1 में ये गलती माफ होती है, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में गलतियां माफ नहीं होती। इस बार हो सकता है कि आपको कोई न्यू रूल देखने को मिले, पर रूल्स यही होते हैं एग्जैक्टली। कुछ स्टेट में शुरुआती 2 राउंड्स के लिए भी फ्री एग्जिट मिल जाता है कि चलो 2 राउंड में भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन अधिकतर 2 राउंड, थर्ड राउंड में आप नहीं छोड़ सकते। और अगर आप छोड़ते हैं तो आपकी गलती है, आपने सीट ब्लॉक की है, उस केस में आपका सिक्योरिटी अमाउंट आपको वापस नहीं मिलता, ये जब्त कर लिया जाएगा। तो आपको समझ में आ गई ये बात। और कितने राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है? वैसे तो जनरली 3 राउंड काउंसलिंग के होते हैं, लेकिन एक 4th राउंड भी कंडक्ट कराया जा सकता है अगर सीटें 3 राउंड होने के बावजूद भी खाली बच जाएं। क्योंकि बच्चे स्टेट में भी काउंसलिंग करा रहे होते हैं, ऑल इंडिया में भी काउंसलिंग करा रहे होते हैं, तो कई बच्चों को ऑल इंडिया में मिल जाता है, तो फिर वो सोचते हैं कि चलो स्टेट का वेट कर लेते हैं, कुछ दिन में रिजल्ट आता है, थोड़ा बहुत गैप होता है, तो स्टेट में मिलेगा तो हम स्टेट में ले लेंगे, है ना। तो वो वेट करते हैं कि जहां पर बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले हम उस तरफ चले जाएं। तो इसी वजह से कई बार सीटें सही समय पर नहीं भर पाती, बच जाती हैं, और जो कि उसके लिए फिर फर्दर काउंसलिंग राउंड, यानी राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6, जब तक सीटें फुलफिल नहीं हो जाती, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये चलता ही रहता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको काउंसलिंग के लिए जरूरी, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, आयुष कोर्सेज हो, नर्सिंग हो, या वो बीवीएस यानी वेटनरी साइंस क्यों ना हो। मैं सभी कैटेगरी, सब कैटेगरी के बारे में यहाँ बताना चाहता हूं। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ध्यान से सुन लीजिए। पहला, आपका अलॉटमेंट लेटर यानी आपका सिलेक्शन लेटर, वो आपको मिलेगा जब आपके काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, चाहे स्टेट में या ऑल इंडिया में, जहां भी आपको कॉलेज मिलेगा, तो वहां ये पेपर आपको ऑनलाइन अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप इसे डाउनलोड करेंगे, प्रिंट करेंगे, उसी को अलॉटमेंट लेटर कहते हैं। फिर आपका नीट स्कोर कार्ड यानी आपका नीट का रिजल्ट, उसके बाद आपका नीट एडमिट कार्ड। आप बोलोगे एडमिट कार्ड तो हमारा सबमिट हो गया सेंटर पर, तो वो नहीं चाहिए, उसका एक कॉपी चाहिए, वो भी उसके फ्रंट पेज का कॉपी चाहिए, और सिग्नेचर ये सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कॉपी चाहिए उसका, वो भी फ्रंट पेज का। फिर आपके 10th एंड 12th मार्कशीट ओरिजिनल होने चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल होने चाहिए, कॉपी नहीं चलेंगे। कास्ट या कैटेगरी, मतलब अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, एससी है, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, ईएसआईसी हैं, स्पोर्ट्स कोटा ले रहे हैं, एनसीएल कोटा ले, मतलब एनआरआई कोटा ले रहे हैं, जो भी कोटा, सब कोटा आप ले रहे हैं, उसके लिए आपको ओरिजिनल कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ओरिजिनल, नॉट कॉपी, और वो भी अपडेटेड। अगला, माइग्रेशन टीसी एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको आपके स्कूल से मिल जाएंगे या मिल चुके होंगे। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट वो भी तब जब कॉलेज उसकी रिक्वायरमेंट हो, कॉलेज उसका डिमांड करे, हर कॉलेज नहीं मांगता। दूसरी बात, गैप सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हें ही बनाना है जिनके 12th और एमबीबीएस सिलेक्शन के बीच में कोई गैप है, मतलब आपने ड्रॉप लिया था, प्रिपरेशन की थी, तो उसके लिए गैप सर्टिफिकेट बनता है। बहुत ईजी है। नॉर्मली आप किसी भी तहसील, किसी भी कोर्ट चले जाएंगे और वहां पर नोटरी सेक्शन में जाकर किसी से भी वकील से पूछेंगे हमें गैप सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो आपको गैप सर्टिफिकेट टाइप करके या बाय कंप्यूटर प्रिंट करके आपको विद इन 5 मिनट दे देगा। बस छोटी मोटी डिटेल्स आपसे मांगेगा, वो आप दे दीजिएगा। सिर्फ आपको यह बताना होता है गैप सर्टिफिकेट में कि आपने 12th पास करने के बाद और एमबीबीएस एडमिशन लेने से के बीच में क्या किया, तो आप लिख सकते हैं आपने प्रिपरेशन किया, आपने पढ़ाई की।
फिर उसके बाद आपका डोमिसाइल, जिसे बोनाफाइड या निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर आपका एडमिशन ऑल इंडिया कोटा से होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, स्टेट कोटा से होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी। अपडेटेड होना जरूरी है। आधार कार्ड ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोज 15-20 फोटोज रख लेना। 11th की मार्कशीट, अगर मध्य प्रदेश और दिल्ली में एडमिशन ले रहे हो तो स्टेट में इनकी जरूरत पड़ती है, ऑल इंडिया से उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। ईएसआईसी सर्टिफिकेट, ईएसआईसी वालों के लिए, डिफेंस कोटा के लिए डिफेंस कोटा, एनआरआई के लिए एनआरआई एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, जो कि आपको एनटीए सेंटर पर यानी एमसीसी वेरिफिकेशन सेंटर पर जाने के बाद मिलेगा। जब आप क्रॉस वेरिफिकेशन करा लेंगे, कहीं आप अपना वेरिफिकेशन ना कराएं और यूडीआईडी कार्ड और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर चले जाएंगे ना एडमिशन के लिए, तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपको चाहिए आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, जो आपको मिलेगा एमसीसी वेरिफिकेशन सेंटर या एनटीए सेंटर पर, जब आप अपना क्रॉस वेरिफिकेशन करा लेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करा लेंगे। और पास होंगे तो मिलेगा, और अगर फेल होंगे तो भी मिलेगा उन केस, लेकिन वो नॉट एलिजिबल मिलेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। ऑल द बेस्ट, डू सब्सक्राइब।